हेलो ऑल, वेलकम टू एडुटैप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का विजय बैच मेंस आंसर राइटिंग सीरीज के इस नए लेक्चर में, जहां पर हम डे 7 में GS1 के 4 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा विजय बैच इनिशिएटिव है, इसका मेन एम क्या है कि आप इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करें, लगभग 45 दिन 180 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, उनके आंसर्स लिखें, हमारे साथ शेयर करें, उनका रिव्यू करवाएं। और इसका फायदा क्या रहेगा कि 45 दिनों के बाद आपका जो डर है मेंस आंसर राइटिंग का वो चला जाएगा और आप HPS मेंस एग्जाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे। ठीक है, तो आज डे 7 में हम GS1 के 4 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर 2 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के, एक क्वेश्चन होगा 8 मार्क्स का और एक क्वेश्चन होगा 20 मार्क का। ठीक है, और हम जो ये डिस्कशन करेंगे वो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आवर 3 स्टेप फॉर्मूला ऑफ मीन्स आंसर राइटिंग, जिसकी वीडियो हम लोगों ने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर रखी है। अगर किसी बच्चे ने अभी तक हमारे 3 स्टेप फॉर्मूला फॉर हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग को नहीं देखी है, तो ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एक और नए सेशन की, जहां पर हम डे 7 में GS1 के 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इट इज फ्रॉम द टॉपिक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी टू 1980। ठीक है, GS1 पेपर 4 यूनिट 1 में सब यूनिट 1 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि डिस्क्राइब द लेजिस्लेटिव मेजर्स अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश इन द एरिया ऑफ सोशल रिफॉर्म इन इंडिया ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। ठीक है, 60 वर्ड का ये क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमने क्यों लिया, क्योंकि HPS 2019 में ये सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे क्वेश्चन के आंसर लिखने आने चाहिए। क्वेश्चन क्या है, दोबारा से पढ़ लेंगे एक बार कि डिस्क्राइब, तो यहाँ पर पहला कीवर्ड क्या है, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब मतलब आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है। द लेजिस्लेटिव मेजर, लेजिस्लेटिव मेजर मतलब लॉ वाले मेजर, ठीक है, जिसमें एक लॉ के थ्रू कोई मेजर लिया गया है, अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश इन द एरिया ऑफ सोशल रिफॉर्म, ये भी एक कीवर्ड है, इन द इंडिया ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी का मतलब क्या है कि 1800 से लेकर 1899 के बीच में जो भी स्टेप सोशल रिफॉर्म्स के एरिया में लिए गए हैं इन दी मैनर ऑफ लेजिस्लेटिव मेजर, वो आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि ब्रिटिशर्स ने सिंस द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी बहुत सारे लेजिस्लेशन ऐसे लेकर आए थे, जो कि उस टाइम पर जो हिंदू प्रैक्टिसेस थी, सुपरस्टिशन वाली या फिर अनजस्ट सोशल प्रैक्टिस थी, उनको दूर करने के लिए एक्शन लिए थे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बेसिकली अपनी नॉलेज शो करनी है, आपको मैक्सिमम लेजिस्लेटिव मेजर्स बताने हैं जो 19th सेंचुरी में आए हों। ठीक है, क्योंकि ये आपका कीवर्ड है एरिया ऑफ सोशल रिफॉर्म, आपको ध्यान में रखना है कि आप सिर्फ उन्हीं लेजिस्लेटिव मेजर्स को मेंशन करें जो कि एरिया ऑफ सोशल रिफॉर्म्स में लिए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बताएंगे फीमेल इन्फेंटिसाइड। आपको पता होगा कि 19th सेंचुरी में वुमेन्स के टुवर्ड्स एक बहुत ही नेगेटिव प्रैक्टिस फॉलो की जाती थी, जहां पर लड़कियों के पैदा होते टाइम ही उनको मार दिया जाता था। ठीक है, तो बंगाल रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1795 एंड 1804 और उसके साथ साथ फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1870, ये 2 लेजिस्लेटिव मेजर ऐसे थे जो ब्रिटिश के टाइम पर आए हैं, जिन्होंने फीमेल इन्फेंट को इलीगल मर्डर करने पर रोक लगाई। ठीक है, तो एक लेजिस्लेटिव मेजर है किसके एरिया में, एरिया ऑफ सोशल रिफॉर्म में। देन एबोलिशन ऑफ सती, आप लोग जानते हैं कि राजा राममोहन राय के एफर्ट्स के बाद बंगाल सती रेगुलेशन आई 1829 में, जहां पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती की जो प्रैक्टिस थी उसको इलीगल घोषित कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव मेजर है ब्रिटिश टाइम पर, जिसने इंडिया में स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया। देखिए, एक ऐसी मूवमेंट चल रही थी पूरे वर्ल्ड में उस टाइम पर जहां पर स्लेवरी को अबॉलिश किया जा रहा था, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इंडिया में स्लेवरी को अबॉलिश कर देता है। ठीक है, उसके बाद एक नेटिव मैरिज एक्ट आता है 1872 में, जहां पर जो मिनिमम एज है एक बच्चे की शादी के टाइम पर वो प्रिस्क्राइब की जाती है। ठीक है, तो ये 4-5 मेजर्स ऐसे हैं जो आपको मेंशन करने अपने आंसर्स में, जिनको हम बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव मेजर मानेंगे इन द एरिया ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, जो कि ब्रिटिश ने लिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कीवर्ड आइडेंटिफाई करने हैं, फिर आपको कोर नॉलेज प्रेजेंट करनी है। कोर नॉलेज यहाँ पर बेसिकली है क्या, कि आपको वो एक्ट पता होने चाहिए जो आपको मेंशन करने हैं। ठीक है, लगभग 3 से 4 एक्ट भी अगर आप अपने 4 मार्क्स के क्वेश्चन में प्रेजेंट कर देते हैं, तो आप अपनी नॉलेज को जस्टिफाई कर पाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई फॉर्डर मटेरियल है, कोई रिपोर्ट है, कोई कमीशन की बात है जो उस टाइम पर लेजिस्लेटिव मेजर को और हाईलाइट करती हो, वो आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक इंडियन कल्चरल हेरिटेज एंड ग्लोबलाइजेशन, GS1 पेपर 4 यूनिट 1 सब यूनिट 1 एंड 2 दोनों में कंबाइंड क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। 60 वर्ड का एक क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन हमने क्यों लिया है, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं इन दी HPS मेंस एग्जाम अर्लियर, जैसे डिस्क्राइब द इंपैक्ट्स ऑफ माइग्रेशन ऑन इंडियाज कल्चरल हेरिटेज, तो ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट भी आपसे पूछ सकते हैं इंडिया की कल्चरल हेरिटेज पर। तो यहाँ पर देखिए 4 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है, तो आपको ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप अवॉइड कर सकते हैं ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन को, क्योंकि यहाँ पर कीवर्ड क्या है बेसिकली, वट। वट मतलब ओपन एंडेड, आपको क्लियरली बताना है कि क्या इंपैक्ट है
किसका? ग्लोबलाइजेशन का। किस पर? कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया पर। तो ये कीवर्ड आपने 3 आइडेंटिफाई कर लिए। अब अगर ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता या 20 मार्क्स का होता तो आई विल डेफिनेटली एडवाइज यू कि आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी चाहिए ग्लोबलाइजेशन की। लेकिन यहाँ पर आप, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, आप ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन को आपने बता देना कि देखो इंडिया की कल्चरल हेरिटेज पर ग्लोबलाइजेशन का मल्टीपल तरीके से अफेक्ट हुआ है। जैसे लिंग्विस्टिक हेरिटेज, पहले कहता था कि इंडिया में एक कॉमन लैंग्वेज नहीं थी पूरे इंटरनेशनल पूरे ट्रांसनेशनल लेवल पर, जहां पर हम एक सिंगल लैंग्वेज में पूरे इंडिया में कम्युनिकेट कर पाए। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद इंग्लिश और ज़्यादा पेनिट्रेट होती है इंडिया में, तो यहाँ पर ये डोमिनेट करते हैं रीजनल डायलेक्ट को और एक कॉमन ट्रांसनेशनल लैंग्वेज ये बन जाती है। देन हैंडीक्राफ्ट हेरिटेज, ठीक है, तो जो हमारे पूरे एक इंडिया के जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट हैं, रूरल हैंडीक्राफ्ट या फिर ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट, उनको पूरी एक रिकॉग्निशन मिलती है वर्ल्ड लेवल पर। देन रिलीजियस हेरिटेज, इंडिया की जो प्रोस्पेरिटी है, मटेरियलिस्टिक परस्यूट्स हैं, वो डिक्रीज हुए हैं आफ्टर द इन्फ्लक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कन्फ्लिक्ट, सुपरस्टिशन, ये डाउन हुआ है। आर्ट हेरिटेज, जैसे इंडियन थीम्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस, इसको बहुत पॉपुलर माना जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर हम बात करें कल्चरल हेरिटेज की, तो अगेन देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको टू वे इम्पैक्ट दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये दिखाना है कि इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा है, आपको सिर्फ ये नहीं दिखाना है, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया का जो सामान था ऑलरेडी, इंडिया की जो रिलीजियस फिलॉसफी थी, इंडिया का जो रिलीजन था, इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था, ये भी बाहर गया है। आपको दोनों ही चीजें बतानी पड़ेंगी। ठीक है, तो 2 एग्जांपल ऐसे देने हैं जहां पर ग्लोबलाइजेशन से बाहर से कुछ इंडिया में आया है, और 2 एग्जांपल ऐसे देने हैं जहां पर इंडिया से कुछ बाहर गया है। तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा विद इन द वर्ल्ड लिमिट। ठीक है, अब देखते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? इट इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड द इमरजेंस ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, GS1 पेपर 4 यूनिट 1 सब यूनिट 2 का क्वेश्चन है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज द मेजर कॉज फॉर द इमरजेंस ऑफ इंपेरियलिज्म। ठीक है, इंपेरियलिज्म क्या है? एक फिलॉसफी है अगेन, जहां पर जो इंपीरियल पावर्स थी उस टाइम पर, ब्रिटेन, फ्रांस, ये बाकी अपनी जो इंडिया की डिफरेंट वर्ल्ड कंट्रीज थी उनको कॉलोनाइज करना शुरू करती हैं। इंडियन कंट्रीज को, वर्ल्ड अफ्रीकन कंट्रीज को इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, इंडिया, श्रीलंका, मलय पेनिनसुला, ये सारे इनके कंट्रोल में आ जाता है। तो ये पूरा जो इमरजेंस है इंपीरियलिज्म का, इसको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में लिंक करवाने को बोला गया है विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, एक और मेजर डेवलपमेंट जो यूरोप में होती है इन द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी, तो आपसे लिंक करवाएगी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक मेजर कॉज था फॉर द इमरजेंस ऑफ इंपेरियलिज्म। ये आपको कमेंट करना है। 20 मार्क, 120 वर्ड का आपको आंसर लिखना है 8 मार्क्स में। ठीक है, और ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था इन द मेंस एग्जामिनेशन 2017। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको कीवर्ड को आइडेंटिफाई कर लेना है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक कीवर्ड है। देन इमरजेंस ऑफ इंपेरियलिज्म, इंपेरियलिज्म एक कीवर्ड है और इनको आपको लिंक करना है। तो अच्छा क्या रहेगा कि आप इन दोनों को डिफाइन कर दे विद इन दी आंसर, क्योंकि अगर आप इनको डिफाइन कर देंगे तो आप अच्छे तरीके से इनको रिलेट भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में बताया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज द ट्रांजिशन टू न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस इन यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट। देखिए होता क्या है कि पहले हम ट्रेडिशनल मेथड यूज करते थे फॉर प्रोडक्शन, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो हमारे प्रोडक्शन के मेथड से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस थे वो रीडिफाइन होने शुरू हो जाते हैं, ट्रांजिशन होनी शुरू हो जाती है। और लगभग 1750 से लेकर 1820-40 तक ये मेजर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है। इंपेरियलिज्म क्या है? इंपेरियलिज्म एक पॉलिसी है या फिर एक आइडियोलॉजी है जो एक कंट्री के रूल को एक्सटेंड करती है ओवर फॉरेन नेशंस, जो बाहर की कंट्रीज हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिटेन का रूल एक्सटेंड हुआ टू इंडिया, टू अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तो ये एक तरह की इंपेरियलिस्टिक आइडियोलॉजी है जो कहती है कि हमें अपनी कंट्री के साथ साथ दूसरी कंट्री के ऊपर भी रूल करना है फॉर पॉलिटिकल गेन्स या फिर इकोनॉमिकल गेन्स। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट मानी जाती है, एक इंपॉर्टेंट बिगिनिंग मानी जाती है फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंपेरियलिज्म इन इंडिया। किस तरीके से? देखिए जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में नए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आते हैं। अब जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है यूनिट्स की, इंडस्ट्रियल यूनिट की, वो बढ़ जाती है, तो डिमांड फॉर रॉ मटेरियल भी और बढ़ जाती है। क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी है, आप एक गिवन टाइम में कुछ ज़्यादा अमाउंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि अगर मेरे पास और रॉ मटेरियल आएगा तो मैं और ज़्यादा सामान बना पाऊंगा। तो इस वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, यूरोपियन पावर्स थी, वो रॉ मटेरियल की डिमांड को फुलफिल करने के लिए नई नई कंट्रीज जुड़ती हैं। जैसे अफ्रीका, जहाँ पर ऑयल है, आइवरी है, रबर है, वुड है, या फिर इंडिया जहाँ पर उनको कॉटन मिलता है। तो डिमांड फॉर रॉ मटेरियल ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज अ मेजर कैटलिस्ट फॉर इंपेरियलिज्म। इसके साथ साथ डिमांड फॉर लेबर, अब आपके पास इंडस्ट्रियल यूनिट आ चुकी हैं, आपके पास कंपनी बन चुकी हैं, आपके पास रॉ मटेरियल है, लेकिन उनको प्रोसेस करने के लिए, उनको चैनलाइज करने के लिए इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको लेबर चाहिए।
जो कि एम्प्लॉयमेंट से आप फुलफिल करेंगे। लेकिन अगर आप यूरोपियन कंट्रीज को देखें तो वहाँ पर पॉपुलेशन लिमिटेड थी, तो वहाँ पर बाहर से लोग लेकर आए गए। ठीक है, इंडिया से, अफ्रीका से, चाइना से एक लेबर गई वहाँ पर। देन सर्च फॉर मार्केट, अब आपने सामान बना लिया, आपके पास लेबर है, रॉ मटेरियल है, आपने पूरा एक प्रोडक्ट बना लिया, अब उसको बेचने के लिए भी कोई जगह चाहिए। अब यूरोप में आपने जितना मर्जी बेच लो, वहाँ पर पॉपुलेशन ऑलरेडी कम है, डिमांड एक लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, तो इनको बेचने के लिए आपको मार्केट चाहिए। तो जो कॉलोनीज थी, जो उस टाइम पर इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसीज के थ्रू उनको कवर किया गया था, उनको मार्केट बनाया गया जहां पर जो रेडीमेड प्रोडक्ट थे फ्रॉम यूरोप वो सेल किए गए। देन कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट, देखिए होता क्या है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है तो प्रोडक्शन प्रोसेस इंप्रूव होते हैं, तो वहां पर अब यूरोपियन क्या चाहते हैं कि उनको वेपन्स नए बनाने का मौका मिल जाए, मिलिट्री ट्रेनिंग हो जाए, तो नई गन आती है, मैक्सिम गन आती है, पावरफुल आयरन वॉरशिप आते हैं, ठीक है, सबमरीन्स आती हैं जिनको यूज किया जाता है फॉर कनकरिंग द न्यू वर्ल्ड। ठीक है, देन उसके साथ एडवांसमेंट इन मेडिसिन। देखिए होता क्या है कि जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, जो इंडिया का क्लाइमेट है या फिर अफ्रीका का क्लाइमेट है, ये ब्रिटिश के लिए बहुत ही डिफिकल्ट क्लाइमेट था, यूरोपियंस के लिए बहुत ही डिफिकल्ट क्लाइमेट था, क्योंकि इस क्लाइमेट को वाइट मैंस ग्रेव बोला जाता है। यहाँ पर मलेरिया है, डेंगू है, बहुत सारी और ट्रॉपिकल डिजीज हैं जिनमें वाइट मैन 10 में से सिर्फ एक ही सर्वाइव कर पाते थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है, उसके बाद एडवांसमेंट होती है मेडिसिन में, तो अब जो यूरोपियन एक्सप्लोरर हैं वो इन एरियाज में काफ़ी डीप तक पेंट्रेट कर सकते थे, और इसलिए उन्होंने इन कॉन्टिनेंट्स को कवर करने में हेल्प ली। ठीक है, देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्टीम पावर्ड इंजन आता है, टेलीग्राफ आता है, सुएज कैनाल ऑपरेट होती है, तो जो यूरोप था उसको काफ़ी अच्छे तरीके से मौका मिल जाता है इन कंट्रीज में इंक्रोच करने का। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और रीजंस भी थे, जैसे एशिया और अफ्रीका में उस टाइम पर जो ग्रेट एम्पायर थे वो डिक्लाइन हुए थे, इंडिया में मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ था, फिर ब्रिटिश को ऐसा लगता था कि वो रेशियली सुपीरियर हैं, उनको ऐसा भी लगता था कि अगर हम होशियार हैं, अगर हम इंटेलिजेंट हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारा ये वाइट मैंस बर्डन है कि हम बाकी वर्ल्ड को भी सिविलाइज करें। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हमें इम्पीरियलिज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पर, कंसेप्ट ऑफ डी कॉलोनाइजेशन, नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म। GS1 पेपर 4 यूनिट 1 सब यूनिट 2 का एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। Examine the impact of philosophers and thinkers of Europe on nationalist revolutions which happened in America and Europe between 17th and 19th century। 400 वर्ड का एक क्वेश्चन है, 20 मार्क्स में आपको लिखना है। कीवर्ड पहले आइडेंटिफाई करिए क्वेश्चन पढ़ते ही। एग्जामिन, एग्जामिन मतलब आपको डीप में प्रूव करना है, पूरा अच्छे तरीके से बताना है। इम्पैक्ट ऑफ फिलोसफर्स एंड थिंकर, तो ये इम्पैक्ट एक पार्ट हो गया। ठीक है, कहाँ किसके थिंकर हैं ये, यूरोप के। कहां पर इंपैक्ट बताना है, अमेरिका एंड यूरोप, कौन सी ड्यूरेशन के बीच में, 17th एंड 19th सेंचुरी। ठीक है, आपने कीवर्ड आइडेंटिफाई कर लिए, अब आपको अपनी कोर नॉलेज प्रेजेंट करनी है। तो इस क्वेश्चन में कोर नॉलेज क्या होगी, आपको कुछ फिलोसफर्स के नाम पता होने चाहिए, आपको कुछ थिंकर्स के नाम पता होने चाहिए, और उनका कंट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया है। अमेरिका का मतलब यहाँ पर सिर्फ यूएसए नहीं है, आपको लैटिन अमेरिका में भी अगर कोई कंट्रीब्यूशन पता है तो वो भी आपको बताना है। देन यूरोप में आपको उनका कंट्रीब्यूशन बताना है, और पीरियड का आपको ध्यान रखना है कि 1600 से लेकर जब 17th सेंचुरी स्टार्ट होती है, उसके बाद 1899 जब 19th सेंचुरी खत्म होती है, इस पीरियड में उनका आपको डोमिनेशन बताना है, इन्फ्लुएंस बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब भी एक सोसाइटी या नेशन में एक ट्रांजिशन हो रही होगी तो वहाँ पर इंटेलेक्चुअल क्लास का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इंटेलेक्चुअल क्लास का मतलब वो क्लास जो लोग आइडियाज़ प्रोवाइड करते हैं, जो लोग नए व्यूज़ लेकर आते हैं, और जो बताते हैं कि इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है। अगर हम 1687 की बात करें, 1687 की बात करें, तो जब इसैक न्यूटन, जो कि हम सब जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के नाम से फेमस हैं, उनका जब प्रिंसिपिया आता है तो वहाँ पर वो रैशनल मैकेनिक्स के कुछ लॉ इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसके बाद होता है क्या कि हमें ऐसा लगता है कि हम जो नेचुरल लॉज हैं उनसे चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं, अब हम हर चीज़ का लॉ बना सकते हैं। तो एनलाइटनमेंट में बेसिकली होता क्या है कि जो नए थिंकर्स आते हैं वो हर चीज़ के लिए कुछ थ्योरी प्रोवाइड करते हैं, कुछ बेसिक रीजन प्रोवाइड करते हैं, जिनका इम्पैक्ट हमें यूके, यूएसए, फ्रांस, लैटिन अमेरिका, जर्मनी, इटली, इन सब पे देखने को मिलता है। अगर मैं यूएसए की बात करूं तो यूएसए में सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस जिस थिंकर का हमें देखने को मिलता है वो है जॉन लॉक। देखिए जॉन लॉक का जो इन्फ्लुएंस है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा है। जो जॉन लॉक थे, इनका बेसिक बिलीव क्या था, ये मानते थे कि हमें जो नेचुरल राइट्स हैं, लाइफ का, नेचुरल राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, इनका बहुत अच्छे से पालन करना चाहिए। और इनका इन्फ्लुएंस, इनकी थ्योरी का इन्फ्लुएंस हमें अमेरिकन इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन पे देखने को मिलता है। इन्होंने एक ट्रेडिशन कंटिन्यू किया जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
इनका मतलब क्या, कि जो लोग हैं एक पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रहते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करें विद द गवर्नमेंट, जहां पर गवर्नमेंट ये वादा करे लोगों से कि मैं आपके नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करूंगी। ठीक है, तो जो लोग हैं यूएसए के, एक तरीके से उन्होंने गवर्नमेंट के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि अब आप हमारे जो नेचुरल लॉज हैं उनको प्रोटेक्ट करिए, और इसके साथ साथ उन्होंने सिविल सोसाइटी को बहुत बड़ा एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट माना कि वो लोग ऐसे लोग हैं सिविल सोसाइटी वाले जो ये देखे कि लोगों के नेचुरल राइट्स वायलेट तो नहीं हो रहे। ठीक है, इसके साथ साथ राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट था उस टाइम पर, खासकर यूएसए में लॉक ने उनको सपोर्ट किया। तो इसका इम्पैक्ट हमें पूरा अमेरिकन इंडिपेंडेंस पे देखने को मिलता है। ठीक है, यूएस स्टेट को हम किस तरीके से जानते हैं कि वो स्टेट जहां पर जो स्टेट है वो मिनिमल स्टेट है, जहां पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम है, जहां पर गवर्नमेंट सिर्फ एक वॉचमैन का काम कर रही है। तो ये सारी चीजें ऑन दी आइडियाज ऑफ लॉक डेवलप करी गई थी। देन मॉन्टेस्क, मॉन्टेस्क को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उन्होंने एक आइडियोलॉजी दी थी, एक आइडिया दिया था, आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जहां पर उन्होंने बोला कि 3 डिफरेंट ऑर्गन होने चाहिए गवर्नमेंट के, एक सिंगल ऑर्गन सारे काम ना करे, क्योंकि अगर एक सिंगल ऑर्गन के पास सारी पावर आ जाएंगी तो वो बहुत ऑल पावरफुल बन जाएगा, और जब भी पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आर्बिट्रीनेस आती है। तो उन्होंने बोला कि 3 पिलर्स होने चाहिए स्टेट के, लेजिस्लेचर जो लॉ बनाए, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को इंप्लीमेंट करे, एंड जुडिशरी जो ये देखे कि लॉ इंप्लीमेंट करते टाइम अगर कोई डिस्प्यूट आ रहा है तो उसको सॉल्व कर पाए। तो ये जो डॉक्ट्राइन थी मॉन्टेक्स की, चेक एंड बैलेंस वाली, इसको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत अच्छे से अपनाया है। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में वोल्टेयर, रोसोय, लॉक और मॉन्टेस, इन सबका हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, खासकर फ्रेंच रेवोल्यूशन पे। वोल्टेयर ने सबसे पहले जो आइडिया एडवोकेट किया वो था आइडिया ऑफ लिबर्टी। वो ये मानते थे कि लिबर्टी, जहाँ पर पावर ऑफ क्रिएटिविटी एंड जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक पर्टिकुलर सिटीजन का, और इसके जो आइडियल्स थे लिबर्टी के, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं ऑन फ्रेंच रिपब्लिक। ठीक है, रसोई की अगर हम बात करें तो रसोई ने बोला था सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि जो किंगशिप है इट इज नॉट अ गिफ्ट ऑफ गॉड। ऐसा नहीं है कि राजा ने बोल दिया, राजा को भगवान ने बोल दिया कि तू राजा है भाई, तू जो मर्जी कर, ऐसा नहीं है। राजा का काम ये है कि वो अपनी प्रजा की सेवा करे और उनको बेस्ट पॉसिबल लाइफ दे। ठीक है, तो यहाँ पर रसोई ने भी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करी, जहां पर उसने बोला कि यहाँ पर जो लोग हैं वो एक ओरिजिनल विल साइन करे विद द पी गवर्नमेंट, जहां पर गवर्नमेंट ये गारंटी करे कि वो उनको लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी देगी। सिमिलरली अगर हम वॉल्टेयर, रसोई, लॉक की बात करें तो इनके इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलते हैं ऑन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। यही वो थिंकर्स थे जिन्होंने बाद में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जिनकी थ्योरीज ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया एक नए एनलाइटनमेंट सर्कल को जन्म देने में, जिन्होंने यूरोप में ना सिर्फ फ्रांस बल्कि इटली एंड जर्मनी की यूनिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ठीक है, देन लैटिन अमेरिका, लॉक एंड रोसोय का जो इन्फ्लुएंस है वो हमें लैटिन अमेरिकन रेवोल्यूशनरी लीडर साइमन बॉलीवर में देखने को मिलता है। साइमन बॉलीवर ने इसी आइडिया को फॉलो करके अपने इस कंट्री वेनेजुला को इंडिपेंडेंट किया फ्रॉम स्पेनिश रूल। इसके बाद बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, पनामा, पेरू, उन सब ने भी इन्हीं आइडियल्स को फॉलो किया। अगर मैं बात करूँ कुछ और एग्जांपल्स की, जैसे अर्नस्ट रेनन ने बोला कि देखो, हम जो नेशन की थ्योरी मानते हैं, व्हाट इज नेशन, वो ट्रेडिशनल थ्योरी गलत है, हमें एक नया नेशन मानना चाहिए, जहाँ पर जो नेशन है वो एक कॉमन आइडेंटिटी के बीच में ना बने, बल्कि नेशन उन लोगों को कंप्राइज करे जो कि एक सिमिलर आइडियोलॉजी रखते हैं। ठीक है, देन इंग्लिश इंटेलेक्चुअल मैरी वॉस्टनक्राफ्ट, इन्होंने बोला कि हमें वुमेन के राइट्स का ध्यान रखना चाहिए, जिसके बाद हमें वुमेन की यूनिवर्सल एजुकेशन के बारे में कुछ स्टेप्स लेते हुए दिखते हैं यूरोपियन पावर्स। तो ये बहुत सारे जो थिंकर्स हैं, इनमें से आप अगर आप 5-6 भी मेंशन कर दें और उनको रिलेट कर दें विद दी डिफरेंट एक्टिविटीज इन यूरोप एंड अमेरिका, तो आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जहां पर हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए। देखिए, 20 नंबर के क्वेश्चन में आपको कंक्लूजन देनी है, और यहाँ पर डिस्क्राइब अगर लिखा गया है तो कंक्लूजन क्या रहेगी कि आप इन सभी पॉइंट्स को जो आपने ऊपर मेंशन किए हैं इन सबको समराइज कर दो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जहां पर हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। हमने एक और दिन एक 4 नए क्वेश्चन का सेट कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप लोग ये आंसर लिख रहे होंगे, आप इसको रिव्यू करेंगे और सेल्फ इवैल्यूएशन करते रहिए। आप अपने आंसर्स को इन आंसर के साथ मैच करिए, और अगर कोई अच्छा आपको पॉइंट लगता है तो आप नोट डाउन करिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास पॉइंट काफी अच्छा था तो उनको कमेंट सेक्शन में पक्का शेयर करिए। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।